गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। इनके पीछे एक ही कारण होता है कि जो स्टूडेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इट मीन्स वो वैलेंसी के बारे में अच्छे से नहीं जानते होंगे, रेडिकल्स के बारे में नहीं जानते होंगे। रेडिकल्स में आपके दो टाइप्स हो जाते हैं, एक आपका एसिडिक रेडिकल्स, एक आपका बेसिक रेडिकल्स। तो इन सभी का कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होगा। अब ड्यू टू दिस रीजन वो क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन का बेसिक कंसेप्ट से चलने वाले हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन तक समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन का आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ। ठीक है, अगर आप सभी लेक्चर को देख लेते हो तो डेफिनेटली आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लोगे और कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लोगे। किसी भी कंपाउंड को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपका बात आता है एटम के बारे में कि एटम होता क्या है, व्हाट इज एन एटम। तो चलिए एटम को समझते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और आपको पता है कि मैटर किसे कहते हैं, तो एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस हैविंग मास कंटेनिंग वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मेरे हैंड में भी एक मार्कर है, ये एक मैटर है। कैसे? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है, इसको हम लोग कहीं पर भी प्लेस कर देंगे तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जस्ट लाइक अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का ही बात करें तो हम लोग भी एक मैटर है। कैसे हैं? क्योंकि हम लोग कहीं पर भी खड़ा होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। हम लोग का कुछ ना कुछ सर्टेन मास होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंस है सभी क्या है, आपके मैटर है। सभी क्या है, मैटर है, सिर्फ इमोशन को छोड़कर, है ना। जैसे लव हो गया, कैरिंग हो गया, हेट हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपका इमोशन है। आप सैड है या हैप्पी है तो ये इमोशन है ना, ये आपका मैटर नहीं होगा। लेकिन हमारे सराउंडिंग में जितने भी थिंग्स आप देख पा रहे हो सभी क्या है, मैटर है। तो मैंने एटम के बारे में क्या बोला कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। कोई भी मैटर है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम का जो हिंदी होता है वो होता है परमाणु। और परमाणु के बारे में सबसे पहले एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कर्नाड, उनके द्वारा बताया गया था। ठीक है, वो बोले थे कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। देखिए, और भी साइंटिस्ट आए उसके बाद, जैसे जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन का कहना यह था कि एटम जो होता है वो किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये चीज को बोले कि एटम को हम लोग और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, एटम को हम लोग और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये आगे जाके गलत हो गया, क्योंकि जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3। इट मींस एटम को हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट सेल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के सेल बोलिए या फिर ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एटम के सेल या ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझेंगे तब। फिलहाल के लिए आप अभी ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एटम के सेल या फिर आप बोल सकते हो उसे ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय
जे थॉमसन इन 1897। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया है? तो वो आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। कितने में? तो 1897 में। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब आखिर में इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको बहुत जगह -1.6 दिख सकता है इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस क्यों दिख सकता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो कहीं पर आपको इसके फ्रंट में अगर माइनस देखने को मिलता है तो वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में समझे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन होता क्या है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। प्रोटॉन इज प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं जी? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा किया गया है? गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। कितने ईस्वी में? तो 1886 में। देखिए प्रोटॉन का डिस्कवरी में आपको कहीं कहीं रदरफोर्ड देखने को मिल सकता है। तो रदरफोर्ड भी बताया है प्रोटॉन के बारे में और गोल्डस्टीन भी बताया है, लेकिन उस चीज को गोल्डस्टीन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए इसलिए बहुत जगह आपको गोल्डस्टीन देखने को मिलेगा। तो कहीं कहीं रदरफोर्ड भी देखने को मिलेगा कि आपका प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड के द्वारा भी किया गया है। ठीक है। तो बेसिकली आप गोल्डस्टीन को लेके चलोगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन का डिस्कवरी दोनों ने किया था। आपका रदरफोर्ड भी किए अपना एक्सपेरिमेंट और गोल्डस्टीन भी किए। ठीक है। तो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास है आपका प्रोटॉन का। अब बात आता है कि आखिर में प्रोटॉन में चार्ज कितने होते हैं? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो आपका इलेक्ट्रॉन में चार्ज होते हैं वही आपका प्रोटॉन में चार्ज होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही होता है कि प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन क्या था? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था। ठीक है। आई होप आप प्रोटॉन के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं कि न्यूट्रॉन होता क्या है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं चार्जलेस। चार्जलेस का मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट ना होना। इट मींस न्यूट्रॉन में ना ही पॉजिटिव चार्ज होंगे ना ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के? तो वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है जी? न्यूक्लियस में। ठीक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया है? तो वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। कितने ईस्वी में? 1932 में। ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो प्रोटॉन का मास होता है वही आपका न्यूट्रॉन का मास होता है। देखिए ये न्यूट्रॉन का जो मास है वो फ्री न्यूट्रॉन का है। क्या? फ्री न्यूट्रॉन का मास आपका जो है वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो हम लोगों ने यहां पर समझा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में।
आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि आखिर में कोई भी एटम जो होता है, कोई भी एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, उस चीज को समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, और किसी भी एटम में जो हम लोग समझें कि उसका 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं और कहां प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को समझेंगे ये फिगर से। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए ये किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, क्या न्यूक्लियस, उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो उसके सेल होते हैं या फिर ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट, सेल बोलिए या फिर ऑर्बिट बोलिए, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कि न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका सेल कहते हैं या फिर ऑर्बिट कहते हैं। और सेल या ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहां समझिएगा कि कोई आपको पूछ दे कि बताइए न्यूक्लियस जो है वो आपका कैसा चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो समझिएगा न्यूक्लियस जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? तो न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव क्यों होगा, यहां पर ये समझिएगा। देखिए न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं है, ये मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था कि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और मैंने आपको बताया प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज है ही नहीं, तो बचा किसका चार्ज? प्रोटॉन का चार्ज बचा। अब ड्यू टू दिस रीजन न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहां बात करते हैं कि अगर कोई पूछे कि जो आपका सेल है या फिर इसे आप ऑर्बिट बोल रहे हो, ये कैसा चार्ज पार्टिकल होगा, मतलब कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, कैसा होगा? तो ये आपका नेगेटिव होगा। ये आपका सेल या ऑर्बिट आपका कैसा होगा? तो आपका नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव क्यों होगा, इसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल या ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और ड्यू टू दिस रीजन सेल या फिर आप इसे ऑर्बिट बोलो, ये कैसा चार्ज पार्टिकल होगा? कैसा चार्जली होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। देखिए यहां पर हम लोग सेल का नेमिंग कर दिए। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस से जो आपका फर्स्ट है तो वो आपका उसका नेम के, उसके बाद का एल, उसके बाद का एम, उसके बाद का एन। रिक्वायरमेंट पड़ने पे आप सेल और भी ले सकते हो, ओ पी क्यू, ये आपका डिपेंड करता है एच सो ऑन, ये आपका कितना रिक्वायरमेंट है उस पे। ऐसा नहीं कि के एल एम एन लिए हुए हैं या बुक में भी आपको इतना ही देखने को मिलता है तो इतना ही होता है, ऐसा नहीं है। आपको जितना रिक्वायरमेंट हो सकता है आप उतना ले सकते हो, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप सेल इंक्रीज कर सकते हो। अब यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम लोग तो ये समझ गए कि ये आपका के फर्स्ट सेल हुआ, एल आपका सेकेंड सेल, एम आपका थर्ड सेल, एन आपका फोर्थ सेल, और जो भी आएगा उसका आगे बढ़ते जाएगा। मतलब ध्यान में ये रखोगे कि न्यूक्लियस के बाद का जो सेल होगा वो फर्स्ट सेल हुआ, उसके बाद का सेकेंड, उसके बाद का थर्ड, उसके बाद का फोर्थ, एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेल के था, सेकेंड एल, थर्ड एम और फोर्थ एन। ध्यान में रखोगे कि इसके लिए जो है वो आपका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2n स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? 2n स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब बोलिएगा, देखिए यहाँ 2n स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इससे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल को। n क्या बताता है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी होगा। अगर k है तो k के लिए हम लोग फर्स्ट सेल लेंगे, l है तो उसके लिए सेकेंड, चूंकि सेकेंड में आ रहा है, m कितनी में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है तो उसके लिए 3 लेंगे, n कितने में आ रहा है? 4 में आ रहा है। इसके बाद अगर आप और लेते हो तो उसके लिए आप 5 लोगे। मतलब यहां पर कहने का ये है कि फॉर्मूला आपका 2n स्क्वायर का है, n
वेयर n क्या है, n नंबर ऑफ सेल को बताता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो K क्या है आपका, फर्स्ट सेल है ना, K क्या है, फर्स्ट सेल है, तो n की जगह पे क्या होगा आपका 1 होगा, 1 होगा ना। फॉर्मूला मेरा क्या था 2n² का, और K क्या मेरा फर्स्ट सेल था, तो 2 और 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है जी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2। इट मीन्स K के लिए हम लोग का कितना निकल गया, K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम लोग L के लिए फाइंड आउट करते हैं कि L में कितने होंगे। तो L देखिए कितना है आपका सेकंड सेल में आ रहा है, तो n की जगह आप क्या लोगे 2 लोगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 2 जा 8। इट मीन्स L में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे थर्ड सेल M का, तो M में M कितने नंबर पे आ रहा है थर्ड पे, तो n की जगह पे आप क्या लोगे 3 लोगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 9 जा 18, तो आपका M के लिए कितना हो गया 18 हो गया। और अब आता है n कितने नंबर पे फोर्थ सेल है, तो n की जगह आप क्या लोगे 4 लोगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 16 2 जा क्या होता है 32। इट मीन्स आपका n में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 32। ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता, इससे कम इसमें रह सकते हैं। इट मीन समझिएगा के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रह सकता। एल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 8 रह सकते हैं, 8 से कम रहेगा चलेगा, ज्यादा कभी भी नहीं रह सकता। एम में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 18, सेम उसी वे से एन में आपके कितने रहेंगे 32 रहेंगे। और अगर आप ओ सेल का लेते तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाते फिफ्थ सेल एन की जगह 5 लेकर स्क्वायर करके बनाते। मतलब आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।